नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम समझेंगे कि ये पूरी कायनात, ये पूरी दुनिया आखिर बनी कैसे है और इसकी शुरुआत होती है जीवन की केमिस्ट्री से। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे सबसे बड़ी पिक्चर से, यानी जीवन की केमिस्ट्री से। फिर जूम इन करेंगे एटम के अंदर और देखेंगे कि इसके छोटे छोटे हिस्से किन नियमों पर चलते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि ये एटम्स आपस में दोस्ती कैसे करते हैं और आखिर में हम सीखेंगे कि इन दोस्ती से बनने वाले शानदार मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ कैसे किया जाता है। तो फिर शुरू करते हैं। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? हाँ, ये जीवन की केमिस्ट्री है, पर ये है क्या चीज़? 1 करोड़ से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, ये सुनने में ही कितना बड़ा नंबर लगता है ना। और कमाल की बात यह है कि इन सभी को हम जीवन के अणु कहते हैं। आखिर ये मुमकिन कैसे है? इसका राज ना बहुत ही आसान है। सारा खेल बस मुट्ठी भर एलिमेंट्स का है। जी हाँ, यकीन मानिए लाखों में से ज्यादातर कंपाउंड्स सिर्फ इन 4 दोस्तों से बने हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन्हें हम कह सकते हैं लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स या सुपरस्टार्स। तो अब जब हम अपने मेन प्लेयर्स को जान गए हैं, तो ये समझने के लिए कि ये टीम बनाकर खेलते कैसे हैं, हमें थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा। मतलब बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा। हमें इनकी सबसे बुनियादी यूनिट को समझना होगा, यानी एटम को। हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जो चीज़ किताबों में महसूस नहीं होती वो है इसका स्केल, इसका साइज। सच कहूं तो ये दिमाग घुमा देने वाला है। इसको ऐसे समझिए, सोचिए एक बहुत बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है और उसके ठीक सेंटर में एक फुटबॉल रखी है। वो फुटबॉल है एटम का न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन वो उस पूरे स्टेडियम में कहीं भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एटम का ज्यादातर हिस्सा असल में खाली जगह है। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही कहीं भी नहीं घूमते रहते। इनके अपने फिक्स्ड इलाके होते हैं जिन्हें हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमें बस 2 तरह के ऑर्बिटल्स पर ध्यान देना है। एक है एस ऑर्बिटल, जो एक सिंपल सी बॉल जैसा दिखता है, और दूसरा है पी ऑर्बिटल, जो कह सकते हैं कि एक डंबल जैसा दिखता है। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स तो हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन इन घरों में रहते कैसे हैं? क्या कोई भी कहीं भी चला जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ 3 बहुत जरूरी नियम काम करते हैं। पहला रूल है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। इसे ऐसे समझिए जैसे आप मूवी थिएटर में सबसे अच्छी सीट ढूंढ रहे हों। जाहिर है आप सबसे आगे वाली सबसे अच्छी सीट पहले लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स भी बिल्कुल यही करते हैं। वो हमेशा सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को पहले भरते हैं। दूसरा रूल है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और अगर 2 रहते हैं तो दोनों को उल्टी दिशा में घूमना होगा। जैसे 2 दोस्त एक ही झूले पर बैठे हों, पर एक का मुंह इधर तो दूसरे का उधर। और तीसरा और आखिरी नियम है हुंज रूल। इसे हम बस सीट रूल भी कहते हैं। जैसे बस में हम पहले खाली सीट पर बैठते हैं और किसी के साथ तभी बैठते हैं जब कोई और सीट खाली न हो। इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल यही करते हैं। वो पहले खाली ऑर्बिटल में जाते हैं और फिर जोड़ा बनाते हैं। तो सवाल ये है कि ये सारे नियम हैं क्यों? एटम्स को आखिर चाहिए क्या? जवाब है स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता। हर एटम पीरियोडिक टेबल के कूल किड्स जैसा बनना चाहता है, मतलब नोबल गैसों जैसा, जिनके पास एकदम परफेक्ट और स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स का सेटअप होता है। और ये स्टेबिलिटी पाने के लिए एटम्स के पास 2 मेन रास्ते होते हैं। पहला है आयनिक बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का पूरा लेन देन होता है। एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा ले लेता है। दूसरा रास्ता है कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें एटम्स टीम बनाकर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। अब हम इन सारे रूल्स को एक साथ इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स असल में दिखते कैसे हैं। इसके लिए हम एक तरीका अपनाएंगे जिसे कहते हैं लिविज स्ट्रक्चर्स। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हम ड्रॉ करेंगे नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 को। घबराइए नहीं, बस इन 5 आसान स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला काम, हम सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को गिन लेंगे। तो HNO3 के केस में ये हो गए कुल 24 इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमारे पास काम करने के लिए 12 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं। अब हम एक बेसिक ढांचा बनाते हैं
और फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं उन्हें सबसे इलेक्ट्रॉन के भूखे एटम्स को देना शुरू करते हैं, जो इस केस में ऑक्सीजन है। हम उन्हें तब तक इलेक्ट्रॉन देते हैं जब तक वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन के सेट से खुश न हो जाएं। आखिर में हमें ये देखना है कि नाइट्रोजन भी खुश है या नहीं। इसके लिए हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स को घुमाकर एक डबल बॉन्ड बनाते हैं। बस इस छोटे से बदलाव से हमें मॉलिक्यूल की सबसे स्टेबल और फाइनल पिक्चर मिल जाती है, और हमें ये भी पता चल जाता है कि किस एटम पर थोड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। आपके पास चीज़ें तो बिल्कुल वही हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें अलग तरह से अरेंज करने पर आपको एक बिल्कुल नया मॉलिक्यूल मिल जाता है। इन्हें कहते हैं आइसोमर्स, और यही वजह है कि केमिस्ट्री में हमें इतने अलग अलग तरह के कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। तो अब तक तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जहां ज्यादातर एलिमेंट्स को वो 8 इलेक्ट्रॉन वाला मैजिक नंबर यानी ऑक्टेट चाहिए होता है, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो नियम तोड़ते हैं। जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को ही ले लीजिए। इसमें जो बीच वाला बोरॉन एटम है वो 8 नहीं बल्कि सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही एकदम खुश और स्टेबल है। ये ऑक्टेट रूल का एक क्लासिक एक्सेप्शन है, और ये हमें सिखाता है कि केमिस्ट्री में हमेशा कुछ अपवाद होते हैं। तो देखिए, हमने ये समझा कि कैसे कुछ आसान से नियम और मुट्ठी भर एलिमेंट्स मिलकर जीवन जैसी जटिल चीज बना सकते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे आसपास इस ब्रह्मांड में और कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऊपर से तो बहुत कॉम्प्लेक्स दिखती हैं, पर असल में उनके पीछे भी ऐसे ही कुछ सरल और सुंदर नियम काम कर रहे होंगे।